हेलो डियर लर्नर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज अभिषेक सिंह सिंगा क्लास पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम पास आ रहा है, आप सबका रिवीजन चल रहा होगा, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे होंगे, PYQs लगा रहे होंगे। अपनी रिदम को बनाए रखिएगा। लास्ट के ये जो मंथ है काफ़ी क्रूशियल्स हैं आप सभी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जनरली क्या होता है, हम साल भर मेहनत करते हैं और जैसे जैसे टाइम पास आते जाता है थोड़ा सा फियर फैक्टर आता है, स्पेशली फॉर्म फिल करे जाने के बाद कि इतना सारा सिलेबस है, रिवाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सेल्फ डाउट आने शुरू हो जाते हैं। इस सेल्फ डाउट को कभी मत आने देना। जो भी आपकी रिदम है, जिस रिदम से आपने तैयारी की है, जिस मनोका मतलब जिस पोटेंशियल के साथ, जिस ताकत के साथ आपने पूरी ये तैयारी को 1 साल 2 सालों से लगे हुए हो, अपने रिदम को जरूर बनाए रखिएगा। चलो, पार्लियामेंट की सीरीज में आज का ये दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट के बारे में जाना था, आज हम लोकसभा, राज्यसभा और बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, एक बार क्या क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने पार्लियामेंट का एवोल्यूशन को समझा था, किस तरह से हमारा पार्लियामेंट इवॉल्व हुआ। ठीक है, पार्लियामेंट के फंक्शंस को जाना था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स देखे थे, लोकसभा, राज्यसभा, बेसिकली एक ब्रीफ लिया था कि पार्लियामेंट की क्या क्या फंक्शंस है, किस तरह से हमारा पार्लियामेंट इवॉल्व हुआ। आज हम पार्लियामेंट के जो 3 अंग माने जाते हैं, क्या, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे देश के प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा के बारे में आगे जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई एम दिस मंथ मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर PPT नहीं बना पा रहा हूँ। सो मुझे नोट से बनाना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई कि पार्लियामेंट के बाद के जो लेक्चर्स हों वो मैं आपके लिए PPT लेके आऊँ। एंड इस महीने मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम यूनिट या फिर इवन अपनी पॉलिटी को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लोकसभा को देखते हैं। पार्लियामेंट तक देख लिया था। पार्लियामेंट के 3 अंग बताए थे मैंने, राज्यसभा, लोकसभा और हमारे प्रेसिडेंट, जिनको देश का पार्लियामेंट का एक इंटीग्रेट, ऑल्दो वो मेंबर नहीं होते हैं, ना लोकसभा के, राज्यसभा के, बट स्टिल उनके बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। ठीक, लोकसभा की बात किया जाए, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। क्या, हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है ना, जो लोकसभा में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, आपके MP के इलेक्शंस होते हैं, है ना। तो जो पार्लियामेंट के, जो हमारे लोकसभा में कैंडिडेट चुन के जाते हैं, वो लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं, इसीलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं। क्या इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है वो हम समझेंगे अभी। मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो यहाँ 550 आएगा, नॉट 552। ये जो 2 मेंबर्स वाली पॉलिसी थी पहले की, देखो मैक्सिमम मेंबर की बात की जाए तो 550 आएगा, पहले 552 हुआ करते थे। इसमें ये जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे ये एंग्लो इंडियंस होते थे, और बाकी 530 जो है वो स्टेट से चुन के आते थे, और 20 मेंबर्स जो थे वो UT से चुन के आते थे। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? देखो, एंग्लो इंडियंस उनको कहा जाता था, हमारे देश में ब्रिटिशर्स, इंडिया, यूरोपियंस काफ़ी सारे राज करके गए, तो उनके परिवार वाले रह गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इस देश का हिस्सा बन गए। जब वो यहाँ, ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन उनकी जो जनरेशन थी कुछ छोड़ के चले गए, या इवन किसी पुर्तगीज़ या फ्रांसिस, कितने सारे देश आए थे, अलग अलग देशों के कुछ, अगर उनकी जो पीढ़ी थी वो यहाँ रह गई तो उनका भी तो ध्यान रखना है ना। तो इन लोगों का ध्यान रखने के लिए दो, या इनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए, ये सरकार तो पूरे देश के बारे में सोचेगी, देश के एक एक नागरिक के बारे में सोचती है, तो कहीं ये लोग छूट ना जाएं, तो इनके लिए भी पॉलिसी बनाने के लिए 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था हमारे पार्लियामेंट में। बट अब इस जो ये नॉमिनेशन है उसको बंद कर दिया गया है। कौन से एक्ट के थ्रू बंद किया गया है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बंद किया गया है? ये बंद किया गया है आपके 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये जो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था उसको स्टॉप कर दिया गया है। कौन सा? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब आते हैं एट प्रेजेंट हमारे देश में जो है अराउंड 543, क्योंकि ये जो 2 लोग हैं इनको तो हटा दिया गया, तो बचे 530 जो लोग रिप्रेजेंटेटिव है, ये स्टेट से चुन के आए हैं। और अभी की जो करंट गवर्नमेंट, मतलब समझो कि करंट पार्लियामेंट है, इसमें टोटल मेंबर्स की जो संख्या है, करंट लोकसभा जो है, टोटल मेंबर्स की संख्या जो है 543 है, जिसमें 530 सीट्स जो है वो स्टेट से चुन के आई है, और 13 सीट जो है वो UT से चुन के आए हुए हैं। ठीक है, इलेक्शन के प्रोसीजर को अगर समझा जाए तो इलेक्शन, राज्यसभा का, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है? सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक और याद करो, प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन सा था? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ जो मेथड ऑफ इलेक्शन है ये है सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब 100 अगर वोट्स हैं, 100 वोट्स में जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। सिंपल सा मेथड है।
किसी भी यहाँ पे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 50% क्रॉस करना है या मेजॉरिटी। यहाँ पे जितने वोट्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा वोट जिस पर्सन को मिलेंगे, जिस कैंडिडेट को मिलेंगे, ही विल विन द इलेक्शन, ही और शी विल विन द इलेक्शन। इसी को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और इलेक्शन ऑफ लोकसभा। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ये मैंने प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में भी समझाया था, याद करो। अब लोकसभा इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इलेक्शन के बारे में एक चीज़ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, डेट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हर वो इंसान जो 18 साल के ऊपर है वो इलेक्शन, वो मतलब अपना वोट दे सकता है। ठीक है, पहले ये जो वोट थी वो 21 साल तक थी। इंसान कहने का सेंस है वो भारतीय सिटीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फॉरेन का आदमी आए और वो बोले कि नहीं मैं भी वोट दे सकता हूँ, नहीं। कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 ईयर्स एंड एबव है वो वोट अपना वोट दे सकता है, अपना वोट कास्ट कर सकता है। पहले ये जो एज थी वो 21 साल थी, बाद में इसे घटा करके 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 18 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन क्योंकि डायरेक्ट होता है तो आपने देखा होगा कि आप जिस भी क्षेत्र से हैं एक लिस्ट आती होगी, एक सूची आती होगी। ठीक है, इलेक्टोरल कहते हैं, इलेक्टोरल रोल, एक लिस्ट आती है जिसमें किसी भी एरिया के जो जितने भी वोटर्स होते हैं उनका नाम होता है। ठीक है, आपके क्षेत्र में भी जब इलेक्शन होता होगा तो देखा होगा आपने। ठीक है, तो और आपकी वोटर आईडी कार्ड भी होती है, तो वोटर आईडी कार्ड से ही हम देखते हैं ना कि आपका नाम जो है, आप जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से, जिस भी आप एरिया से बिलोंग करते हो, आपके वोटर आईडी में उस एरिया का मेंशन किया रहता है, राइट। तो आप वोटर आईडी के बेस जब आप देने जाते हो, जब आप इलेक्शन देने जाते हो, उससे पहले आपको वोटर आईडी बनने के लिए, जब डायरेक्ट 5 साल पे हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले वोटर आईडी बनाने वाले आते हैं ना, है ना। अब तो ऑनलाइन प्रोसीजर भी आ गया, अगर गुम हो गया तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। बट हर क्षेत्र के लिए इलेक्टोरल रोल होता है जिसमें उस क्षेत्र के जो वोटर्स होते हैं उनका नाम मेंशन होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शंस के केस में, लोकसभा के इलेक्शंस में, जो भी किसी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में जो उस एरिया के वोटर्स हैं, जो वहाँ की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो सारे लोग वहाँ पे अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुन सकते हैं, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यूटी के केस में क्या है, हमारे पास यूटी एक्ट है, यूटी एक्ट ऑफ 1963, जिसमें हमारे जितने भी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली क्या है कि लोकसभा का इलेक्शन जो है, लोकसभा के बारे में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो हमारे स्टेट से लोग आ रहे हैं और दूसरा क्या है यूटी से भी आ रहे हैं। तो यूटी के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना रखा है, दैट इज यूटी एक्ट ऑफ 1963। इसमें मेंशन किया गया है कि लोकसभा के कैंडिडेट जो यूटी से चुन के आ रहे हैं वो भी डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आएंगे। ठीक है, बाकी स्टेट पे क्या होती है, राज्य सरकारें होती हैं। ठीक है, यूटी के केस में क्या होता है, यूटी के केस में आपकी सरकारी तो नहीं होती, वहाँ पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, उनका अपॉइंट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है, ना। तो इसीलिए यूटी के केस में हमारे पास एक कानून है, दैट इज यूटी एक्ट, जिसके अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि यूटी से जो उम्मीदवार चुन के आ रहे हैं उनके लिए यूटी एक्ट ऑफ 1963 को फॉलो किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अब हमारे स्टेट्स में क्या है, अब हमारे देश में क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनका जो समझो कि कुछ बड़े स्टेट हैं, कुछ छोटे स्टेट हैं। ठीक है, अब जो बड़े स्टेट्स होते हैं उनके साथ क्या है, वहाँ से पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा लोग चुन के आ जाएंगे, है ना। कुछ छोटे स्टेट है, वहाँ से कम लोग चुन के आ रहे हैं। बट इससे तो क्या होगा, इससे मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहेगी ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है इस चीज़ को कि देखो ऐसा ना हो कि किसी स्टेट में अगर कम लोग हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम रह जाए, ये नहीं होगा। अब इस चीज़ को यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन की जाती है, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल, जितने नंबर ऑफ पीपल है और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं चुन करके, इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। मतलब 100 लोगों पे अगर एक रिप्रेजेंटेटिव है तो हर स्टेट में 100 लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव ही आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। और ये कैसे मेंटेन होता है, देखो, तो लोकसभा सीट्स बाय पॉपुलेशन शुड बी सेम। अगर किसी भी स्टेट की जो लोकसभा सीट्स है और जो वहां की पॉपुलेशन है, इसका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। गोवा के लिए जितनी सीट रिजर्व है और यूपी के लिए जितनी सीट रिजर्व है, इनका जो पॉपुलेशन है वहां पे, ठीक है, उनके साथ जो रिस्पेक्टिव रेशियो बन रहा है वो सेम होगा। सिमिलर विद द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनके साथ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ यहाँ पे भी तो हो सकता है ना कि कुछ क्षेत्र छोटे हो सकते हैं, कुछ एरियाज बड़े हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, हमारा जो सीट्स हैं और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। और ये चीज़ मेंटेन कैसी होती है, ये चीज़ मेंटेन होता है बाय डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 82 के अंदर पार्लियामेंट को ये ऑथराइज किया गया है कि वो हर इलेक्शन के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन को बनाता है, जो पॉपुलेशन के बेस पे। डिलिमिटेशन कमीशन का क्या क्या काम होता है, टू अल्टर द एरिया ऑफ टेरिटरीज। ओके, तो पॉपुलेशन बढ़ सकती है, घट सकती है, तो उसका डिवीजन किस तरह करना है, किस तरह से टेरिटरी को डिवाइड करना है, सो डैट ये जो यूनिफॉर्मिटी है इसको मेंटेन रखा जा सके। ये काम होता है आपका डिलिमिटेशन कमीशन का। अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन हो चुका है, 1952 में, 1962 में, 1972 और 2002 में। लास्ट 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये कहा था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन जो वर्क करेगा वो 2001 के सेंसस के बेसिस पे करेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ SC/STs। ऑब्वियस सी बात है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशन की बात होती है, हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था इसके बारे में। ये 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है कि वो रिजर्वेशन भी आपको 2001 के सेंसस के अधिकार पे देना है। ड्यूरेशन एंड टर्म 5 साल के। वैसे तो देखो जो लोकसभा बनती है हमारी, लोग कोई भी गवर्नमेंट कितना है 5 सालों के लिए आती है, 5 साल के बाद फिर से री इलेक्शन होते हैं, तो जनरल केस में 5 साल का टेन्योर होता है। बट प्रेसिडेंट जो चाहें वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ये भी होता है, और हाँ, इमरजेंसी के केस में इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। अगर कभी इमरजेंसी लग गई और उस समय देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, 5 साल लोकसभा के पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि लोकसभा का टेन्योर जो है उसको 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अभी हम लोग जब लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोकसभा राज्यसभा दोनों के क्वालिफिकेशंस भी देखेंगे और कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, हाँ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं। ठीक, इलेक्शन डज नॉट वैकेट टिल द न्यू इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। अच्छा, जो स्पीकर की बात की जाए तो स्पीकर कहाँ से चुन के आते हैं? स्पीकर चुने जाते हैं अपने ही मेंबर्स में से, जो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से चुन करके हमारी लोकसभा के स्पीकर आते हैं। ठीक है, डिप्टी स्पीकर भी उन्हीं मेंबर्स में से चुन के आते हैं। ठीक, और ये किस दिन, मतलब इस दिन जिस दिन ये पाँव रखते हैं ना लोकसभा का, समझो कि लोकसभा भंग होने के बाद भी ये कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। और जब समझो कि नए स्पीकर चुने जाते हैं उसके बाद ये वैकेंसी वैकेट करते हैं, अपनी सीट वैकेट करते हैं। इसीलिए लिखा गया है डज नॉट वैकेट टिल न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। इलेक्शन डेट बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, टर्म की बात की जाए, सीज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, resigns to deputy speaker, resolution by majority of लोकसभा 4 year days prior notice। देखो किस केस में इनका जो टर्म होता है वो कितने साल का, कब, वो तो हमने डिसाइड किया कि जब नए लोकसभा स्पीकर चुन के आते हैं तब इन्हें अपनी सीट को वैकेट करना पड़ता है। बट टाइम से पहले भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? अगर वो लोकसभा के मेंबर इसी तरह किसी रीजंस की वजह से वो लोकसभा की मेंबरशिप जो है उनकी छीन ली जाए। ठीक है, लोकसभा की मेंबरशिप उनकी खारिज की जाए, तब वो सीज हो जाएंगे, मतलब वो लोग स्पीकर नहीं रह पाएंगे, अपनी पोस्ट उनको छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, रिजाइन कर दें बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन, हेल्थ रीजन टू द डिप्टी स्पीकर, या फिर उनके विरोध या उनके अगेंस्ट में लोकसभा में कोई रेजोल्यूशन पास की जाए कि हम इनको हटाना चाहते हैं। इन दैट केस स्पीकर जो होती है वो अपना क्या होता है, वो उनको अपनी वैकेंट सीट को वैकेंट करना पड़ता है। ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर डज नॉट वोट इन फर्स्ट स्टांस, वोट्स इन कास्टिंग वोट इन द इक्वालिटी। ठीक है, अब ये वोट ऑफ फर्स्ट स्टांस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। इसका मतलब है कि कोई भी बिल पास हो रहा है, कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है, इवन राज्यसभा के भी जो आपके चेयरपर्सन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो भी इस केस में वोट नहीं देते। मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ बिल, कोई भी बिल जब पास हुआ तो कहते हैं ना हम लोग सिंपल मेजोरिटी या आपका स्पेशल मेजोरिटी, तो उस केस में हमारे स्पीकर वोट नहीं दे सकते हैं, पहले राउंड में बिल नहीं दे सकते। बट अगर टाई हो जाए, सपोज कोई बिल है, कोई रेजोल्यूशन है, कोई मोशन है, उसको पास करना है और उस केस में टाई हो जाए, तो वहां पे हमारे फिर स्पीकर जो होते हैं अपना कास्टिंग वोट डालते हैं, मतलब फिर वो अपना वोट डाल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्पीकर की पोस्ट है उसको एक न्यूट्रल पोजीशन मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि स्पीकर को पूरे दिया गया है पूरे पार्लियामेंट, पूरे लोकसभा का, जो समझो कि एक तरह के लीडर ही है वो लोकसभा के लीडर ऑफ, है ना, तो उनको लोकसभा को एक इम्पार्शियल वे में मैनेज करना है। भले ही वो किसी खास पार्टी से आते हो, भले ही वो किसी मतलब अपोजिशन पार्टी से आ रहे हैं या फिर मेन पार्टी से आ रहे हैं,
उनका काम होता है कि पूरे पार्लियामेंट को एक न्यूट्रल तरीके से चलाते रहना। तो इसीलिए उनको वो इम्पार्शियलिटी की जो भावना है, वो स्पिरिट है, वो बनी रहे। इसीलिए आर्टिकल 100 में ये मेंशन किया गया है कि जो आपके देश के स्पीकर हैं, हमारे देश के पार्लियामेंट के, लोकसभा के जो स्पीकर है, वो मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। बट अगर उनके ऊपर कोई केस चल रहा हो, उनको रिमूवल करने का कोई मोशन पास किया गया हो, तो वो वहाँ पे उस केस में जो होता है अपना पार्ट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है उनके अगेंस्ट में। ठीक है, उस केस में वो चीज़ कर सकते हैं। बट ऐसे केस में अगर उनके ऊपर कोई रेजोल्यूशन चल रहा है उनको रिमूवल करने का, वो लोकसभा को प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, अगर उनको हटाने का रेजोल्यूशन लोकसभा में चल रहा है तो उस केस में वो लोकसभा में प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे। उसको स्पीकर की गद्दी से उनको थोड़ा सीट खाली करना पड़ेगा। उस केस में डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो लोकसभा को संभालेंगे, और जो स्पीकर हैं वो जो ये रेजोल्यूशन है उसके में बोल सकते हैं, पार्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगर ड्यूटीज एंड पावर की बात की जाए, ठीक है, तो पहले तो कंडक्ट ऑफ द लोकसभा, भाई लोकसभा का बिजनेस चलता रहे, लोकसभा चलती रहे, ये सारी चीज़ें, वहाँ रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ द हर, जो एक कहते हैं ना कि कभी कभी किसी सांसद ने अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज़ किया है, तो ये सब चीज़ें ना हो, प्रॉपर तरीके से हमारे देश का जो लोकसभा की जो सेशंस हैं वो चलते रहें, बिल पास होते रहे। ये सारा काम किनका है? स्पीकर का है। जॉइंट सिटिंग समराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। डॉरी बिल याद है? डॉरी बिल के केस में क्या हुआ था? जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग को जो संबोधित करता है, जो उनका जॉइंट सेशन लेते हैं, वो अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास है। वो अधिकार राज्यसभा का चेयरमैन यानी हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास ये अधिकार नहीं है। ये पावर सिर्फ स्पीकर को दी गई है। डेकोरम ऑफ द हाउस सुनते ही होगे, आपने देखा ही होगा, बोलते हैं ना बैठ जाइए। स्पीकर का काम क्या होता है? इतना शोर शराबा हो रहा होता है राज्यसभा में, हर रिप्रेजेंटेटिव अपोजिशन लीडर, मेन पार्टी के लीडर्स आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, वो डेकोरम बना रहे, हमारे लोकसभा का डेकोरम बना रहे। ये काम किसका है? हमारे देश के स्पीकर का, हमारे देश के लोकसभा के स्पीकर का। फाइनल इंटरप्रीटर ऑफ द कन्वेंशन कहने का क्या सेंस है? देखो, पार्लियामेंट में ना कई बार ऐसा होता है कि मान लो सपोज जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती है ना, उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चैलेंज किया जा सकता है, जो कि वहाँ की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो उसको इंटरप्रीट कौन करेगा? उस केस में हमारे स्पीकर साहब होते हैं। ठीक है, तो ही इज कंसिडर्ड द फाइनल इंटरप्रीटर ऑफ द कन्वेंशन। जैसे आप फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेनली फाइनल इंटरप्रीटर कौन है? हमारे सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई ऐसा आर्टिकल आ गया, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे डिसाइड करती है कि इसका क्या मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, क्या इसका इस जो आर्टिकल है या जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लाउज लिखा गया है, तो उसका फाइनल इंटरप्रेटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर किया जाता है। वैसे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चैलेंज किया जा सकता है। तो उसका जजमेंट क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या निकला, ये जो इंटरप्रिटेशन का काम है, ये हमारे देश के लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सस्पेंड व्हेन नो क्योरम। ठीक है, ये क्योरम का क्या मतलब है? यानी लोकसभा को चलाने के लिए कम से कम 1/10 ऑफ द मेंबर जो होते हैं उनका प्रेजेंस होना जरूरी होता है। 550 मेंबर्स हैं, अगर 1/10 मेंबर से कम आएंगे तो लोकसभा की जो प्रोसीडिंग है उसको सस्पेंड किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? बाय द स्पीकर। सीक्रेट मीटिंग ऑफ द हाउस ये होल्ड करते हैं। डिसाइड्स मनी बिल, डिफरेंट काइंड ऑफ बिल आते हैं ना, अब कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन सा बिल आपका दूसरा ऑर्डिनरी बिल होगा, ये डिसाइड किया जाता है बाय द स्पीकर। क्वेश्चन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात जब आती है तो ये कौन डिसाइड करेगा कि किसी एमपी के अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ वैलिड होगा या नहीं? डेट इज मतलब उसके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ को अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, दिस इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। आज एंटी डिफेक्शन लॉ को यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। तो हम लोग पहले एंटी डिफेक्शन लॉ को समझ लेते हैं क्योंकि काफी बार मेंशन आ चुका है। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? जब हमारा देश बना, ठीक है, उसके बाद बहुत बार इलेक्शंस भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, कई बार लोकसभा का फॉर्मेशन हो चुका है ना। तो जो कैंडिडेट्स होते थे, जो चुन करके रिप्रेजेंटेटिव आते थे, ये चुनने के बाद क्या करते थे? ये पार्टी बदल लेते थे।
इसकी वजह से गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जा रही थी, है ना। दूसरा, जनता का विश्वास भी टूटता था। भाई, जनता किसी पार्टी को सोच समझ करके किसी पार्टी को देखती है, जैसे आप बहुत सारे लोग मोदी जी को अगर प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट करेंगे। अब बीजेपी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को, कैंडिडेट को वो एमपी बनाते हैं, बाद में वो एमपी अगर दूसरे इलेक्शन में चला जाएगा तो वो क्या मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वहां से तो काफी जीतने के बाद जो एमपी थे उस पार्टी के, उन्होंने तो अपनी पार्टी बदल ली। तो इसी चीज को रोकने के लिए कि गवर्नमेंट में ये बार बार डिस्टेबलाइजेशन ना हो, गवर्नमेंट टूट करके बिखर ना जाए, गिर ना जाए री इलेक्शन में, क्योंकि काफी एक्सपेंडिचर होता है। 1985 में हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। बेसिकली 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इसमें 4 प्रोविजंस बताए गए कि किस केस में आप जो हैं एक एमपी, यानी आप एक मेंबर होने से, एक पार्लियामेंट्री मेंबर होने से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या क्या था? पहला, कि आप इलेक्शन जीत गए एक पार्टी से और फिर इलेक्शन जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी रिजाइन कर देते हो, आप उस पार्टी से रिजाइन कर देते हो या दूसरी पार्टी में चले जाते हो। इन दैट केस यू विल बी डिस्क्वालीफाइड एज ए मेंबर ऑफ, क्या, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा कह लो, पार्लियामेंट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनके लिए भी एक प्रोविजन है, इसलिए तो यहाँ पे। लेकिन लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन हो, पार्लियामेंट यहाँ पे लोकसभा सुनना आप, क्योंकि राज्यसभा के लिए तो डायरेक्ट इलेक्शन होता नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन आपका लोकसभा के केस में होता है। तो इसमें ये है कि इलेक्शन विनिंग के बाद अगर इलेक्शन विन कर लेते हो और उसके बाद रिजाइन कर देते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरा जो दिया, इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए लिखा गया है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स का मतलब जो निर्दलीय उम्मीदवार चुन करके आते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स। अगर आपको जनता ने जितवाया, अब आप जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि आप जनता के फेथ के साथ, विश्वास के साथ क्या कर रहे हो, एक विश्वासघात कर रहे हो। ठीक है, तो जीतने के बाद अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन एनी पार्टी, तो उस केस में आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरा केस, नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए। भाई, राज्यसभा में भी तो चुन के आते हैं, यहाँ लोकसभा में तो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियंस को, जो हटा दिया गया। राज्यसभा में भी तो मेंबर्स चुन के आते हैं ना, रेखा जी, सचिन जी, है ना। तो अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स, इनके बारे में कहा गया कि अगर आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो विद इन 6 मंथ्स आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, तब तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। बट अगर आप 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हो तो फिर आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। और एक और इशू, एक और प्रोविजन है, वो है विप का। विप क्या होता है? देखो, कोई भी बिल आता है ना, तो पार्टी जो है, जो भी आपकी पार्टी है, कोई भी पार्टी जो पार्लियामेंट में बैठी है, वो एक विप इशू करती है अपने मेंबर्स को। उनको कहती है कि आपको इस बिल के येस में वोट करना है, नो में, अगेंस्ट में वोट करना है, ठीक है, समर्थन देना है या उसका विरोध करना है, ठीक है। तो पार्टी मेंबर्स अगर इस विप को नहीं मानते हैं या इससे एब्सटेन करते हैं, बोलते हैं मैं तो नहीं आ रहा, तो भी उनके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ को लगाया जा सकता है, उनके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ इशू किया जा सकता है, ठीक है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किसी मेंबर के, किसी लोकसभा मेंबर के अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया जाएगा कि नहीं? दिस इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। बट कोई टाइमलाइन नहीं डिसाइड की गई है। ये डिसीजन लेने का अधिकार स्पीकर को दिया तो गया है, लेकिन वो स्पीकर को कितने दिनों में, कितने टाइम में, कितने महीने में ये डिसीजन लेना है, इसका कोई भी टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है साहब कि अगर कोई पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी के 2/3 मेंबर्स, कितने, 2/3 मेंबर्स शिफ्ट हो जाते हैं टू अनदर पार्टी, ठीक है, तो यहां पे आपको एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर कोई पार्टी के 2/3 मेंबर्स दूसरी पार्टी में चले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी कि हमें इस पार्टी में रहना ही नहीं है, प्रिंसिपल के आधार पे, किसी भी रीजन से, तो वहां पे आपका एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। एंड यू नो, इस चीज का बहुत मिसयूज होता है टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट। महाराष्ट्र के केस में हमने देखा था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, आई विश समझ में आ गया होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन डिसाइड करता है? डिस्क्वालीफाई को, इसके बारे में कौन फाइनल डिसीजन कौन लेता है? बाय द स्पीकर।
अगला क्या है, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है, देखो देर इज़ ए इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, एक आईपीयू करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड के जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस के पार्लियामेंट है ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये ग्रुप जो है ये वर्क करता है सो डैट जितने भी किस तरह से हमारे पार्लियामेंट की स्मूथ वर्किंग हो जाए, कि किस तरीके से एक अच्छे तरीके से पार्लियामेंट को चलाया जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट जो जनता के इश्यूज हैं उनको अच्छे से डिस्कस किया जा सके, इन सब मैटर्स पे वहाँ पे पार्लियामेंट यूनियन में डिस्कशन चलता है। इसमें जो हमारा ग्रुप है, हमारे देश के पार्लियामेंट्री ग्रुप बनी हुई है, ये पार्लियामेंट्री ग्रुप भी इस इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का एक हिस्सा है। ये जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है इसमें सारे के सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स उसका एक पार्ट होते हैं, ठीक है, उसके मेंबर होते हैं। और इस पार्लियामेंट्री ग्रुप के जो चेयरमैन है वो हमारे देश लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है। अपीयर्स चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनके चेयरमैन को स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ही इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी एंड रूल्स कमेटी। ये सारी कमिटीज जो हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, इनके चेयरमैन जो होते हैं हमारे कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। तो आई विश स्पीकर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, इनको स्पीकर का जो नेचर है उसको इम्पार्शियल बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें दी हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ऐसा नहीं है कि लोकसभा भंग हो जाएगी तो हमारे स्पीकर जो हैं, हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी चले जाएंगे, है ना। मैंने अभी डिस्कस किया कि जब नए स्पीकर आते हैं तभी वो जाते हैं अपनी, ठीक है। तो इन दैट केस उनकी सिक्योरिटी जो टेन्योर है, उनकी जो टेन्योर हो उसको सिक्योर किया गया है। दूसरा, रिमूवल। रिमूवल के लिए क्या, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है भाई। स्पीकर को अगर रिमूव करना है तो वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तीसरा, एक्शन। हाँ, उनके जो एक्शन है, जो भी स्पीकर डिसीजन लेते हैं उसको लोकसभा में क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। पावर टू रेगुलेट बिजनेस, बिजनेस ऑफ द हाउस कौन मेंटेन करता है, बाय द स्पीकर, और इस चीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। पावर ऑफ कास्टिंग वोट, अभी हमने फर्स्ट इंस्टांट वो वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस और कास्टिंग वोट का कंसेप्ट समझा। रैंक जो होती है वो सीजीआई की इक्विवेलेंट होती है। तो स्पीकर के बारे में क्लियर हो गया, सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो, ये तो हमारा लोकसभा का था। अब आगे देखते हैं लोकसभा और क्या है, डिप्टी स्पीकर के बारे में जानते हैं। देखो, डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव होता है ये भी लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। लोकसभा अपने में से ही चुनते हैं, बट जो एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि अगर स्पीकर जनरली जो चुने जाते हैं वो किन के द्वारा चुने जाते हैं, वो जो मेन पार्टी चुन के आती है, जो गवर्नमेंट जो भी पार्टी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन की जा रही है वो वहाँ से स्पीकर का चुनाव होता है। जनरली कन्वेंशन है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। सिमिलर वे जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो ऑपोजिशन पार्टी जो होती है वहां से चुन के आते हैं, ये भी एक कन्वेंशन है, ठीक। इलेक्शन डेट, इनका जो इलेक्शन डेट है वो स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। वैकेट्स हिज ऑफिस सेम एज स्पीकर, जो स्पीकर का प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के थ्रू ये भी अपना ऑफिस वैकेट करते हैं उन केसेस में। नो, नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। हाँ, ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। वो भी जैसे स्पीकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस, सिमिलर वे जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस। Whenever he is appointed as a member of parliamentary committee, automatically become chairman, ठीक है। जो अभी हमने ऊपर देखा कि जो डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं उनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, उनके चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है बाय कौन, बाय स्पीकर, है ना। तो जब अगर वो डिप्टी स्पीकर को अगर वो चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं मेंबर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का, डोंट वरी, पार्लियामेंट्री कमेटी इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर जो होते हैं किसी भी अगर पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनाए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। यानी स्पीकर प्रिसाइड्स, ही इज़ द नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर जब प्रिसाइड करते हैं, लोकसभा का स्पीकर की पोस्ट संभालते हैं जो, तब वो एक नॉर्मल मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। बट अगर वो स्पीकर की जगह लोकसभा को संभाल रहे हैं तो उनके पास वो सारी पावर होती है जो एक स्पीकर को दी जाती है। समझो, मतलब एक डिप्टी स्पीकर स्पीकर की एब्सेंस में लोकसभा को जब प्रिसाइड करते हैं तो उनके पास स्पीकर्स की सारी पावर आती है,
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, अगर इनके इंस्टीट्यूशन की बात की जाए कि किस तरीके से स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ, तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसके द्वारा ये चीज़ लाई गई थी और इसी के परिणाम स्वरूप 1921 में फ्रेडरिक वाइट और सचिदानंद सिन्हा इनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना गया था। पहले जो स्पीकर की पोस्ट थी इसको प्रेसिडेंट कहा जाता था और डिप्टी स्पीकर को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। बाद में हमारे जीवी मावलंकर स्पीकर चुने गए मतलब 1946 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, और अनंथा सायानम, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो तो अनंथा सायानाम, ये जो है डिप्टी स्पीकर चुने गए। देखो, पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ लोकसभा, लोकसभा जो स्पीकर होते हैं वो नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, मतलब 10 लोगों से ज़्यादा नहीं, 10 लोगों से कम लोगों को या 10 लोगों के बराबर जो है लोगों को चुनते हैं, जिनको पैनल ऑफ चेयरमैन में रखा जाता है। ये क्या होता है, अगर स्पीकर एब्सेंट है, स्पीकर की एब्सेंस में हमारी जो लोकसभा है उसको प्रिसाइड किया जाता है बाय डिप्टी स्पीकर, और अगर वो भी एब्सेंस है, अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो ये पैनल ऑफ चेयरमैन्स के मेंबर हैं वो प्रिसाइड करते हैं लोकसभा को। बट देर इज ए इस एब्सेंस और वैकेंसी में डिफरेंस समझ लो। अगर यही स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है, वैकेंट मतलब आपने स्पीकर चुना ही नहीं है, उस केस में क्या होगा, हमारे डिप्टी स्पीकर उस पोस्ट को क्या करेंगे, वैकेंसी कर दिया, मतलब रिजाइन कर दिया, सपोज चुना नहीं है यानी रिजाइन कर दिया हमारे लोकसभा के स्पीकर ने, उस केस में जो हमारे डिप्टी स्पीकर है वो प्रिसाइड करेंगे। और डिप्टी स्पीकर की भी पोस्ट अगर वैकेंट है तो बाय मेंबर ऑफ हाउस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो उस केस में हाउस के किसी मेंबर को जिनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है वो लोकसभा की जो मीटिंग है उसको प्रिसाइड करेंगे, उसका सेशन प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ एब्सेंस, स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है तो एनीवन फ्रॉम द पैनल ऑफ चेयरमैन। वैकेंसी है तो वहाँ पे हमारे कोई भी मेंबर जिनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। और सेम थिंग हैपन्स इन द राज्यसभा फॉर द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ये भी है। अच्छा, स्पीकर प्रो टर्म क्या होता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आप सबको जानना चाहिए। देखो, स्पीकर जब लोकसभा भंग होती है, जब नया इलेक्शन होता है, तो हमारे ऑब्वियस ही बात है जो पुराने मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा छोड़ के चले जाते हैं, मतलब रिजाइन दे देते हैं, है ना, पुरानी गवर्नमेंट गिर जाती है। अब जो स्पीकर चुन के आए थे वो भी हमारी पुरानी जो गवर्नमेंट थे उसी पार्टी में से चुन के आए थे, तो उनकी भी जो 5 मतलब उनकी भी जो मेंबरशिप है वो उनको रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, मेंबर लोकसभा के मेंबरशिप से उनको भी रिजाइन करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है, लेकिन वो तुरंत नहीं खाली करते हैं, वो तुरंत अपनी स्पीकर की पोस्ट को खाली नहीं करते हैं। वो कब खाली करते हैं, जब फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा, नए लोकसभा की पहली मीटिंग से पहले वो रिजाइन करते हैं। वहां पे प्रेसिडेंट जो है एक स्पीकर प्रो टर्म को नॉमिनेट करते हैं। ये जो स्पीकर प्रो टर्म है इनका काम क्या है कि जितने भी जो नए लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नए एमपी बन के आए हैं, उनको शपथ दिलाना, नए स्पीकर को चुनना, डिप्टी स्पीकर को चुनना। ठीक है, एक बार ये पूरा प्रोसीजर हो जाए तो फिर उसके बाद ये जो स्पीकर प्रो टर्म का, क्योंकि प्रो टर्म मतलब टेम्परेरी बेसिस पे चुना गया है इनको, ये पोस्ट जो होती है खत्म हो जाती है। समझो, स्पीकर प्रो टर्म क्या है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो हमारे पुराने स्पीकर्स होते हैं वो तुरंत रिजाइन नहीं करते हैं, वो मेंबर होते हैं प्रीवियस गवर्नमेंट की पार्टी के, ऑब्वियस ही बात है, तो उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा भंग हो चुकी है। बट वो तुरंत रिजाइन नहीं करते हैं, वो फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू लोकसभा से पहले रिजाइन करते हैं। ठीक है, रिजाइन करने से पहले क्या है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं, जब फर्स्ट मीटिंग हो रही होती है न्यू लोकसभा की, उससे पहले पुराने स्पीकर ने लोकसभा से रिजाइन कर दिया, तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं एक स्पीकर टेम्परेरी बेसिस पे एक स्पीकर प्रो टर्म को नॉमिनेट करते हैं। इनका काम क्या होता है, जितने भी जो नए मेंबर्स आए हैं उनको शपथ दिलाना। ठीक है, इलेक्शन जो नए स्पीकर और नए डिप्टी स्पीकर को चुनना। एक बार जब ये काम हो गया तो हमारे जो स्पीकर प्रो टर्म, जो टेम्परेरी स्पीकर जो बने थे, जिनको प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया गया था, ये पोस्ट वैकेंट हो जाती। तो यहाँ तक हमारा लोकसभा का जो हमने देखा, सारी चीज़ें समझी, स्पीकर के बारे में जाना, डिप्टी स्पीकर के बारे में जाना, सब कुछ जाना। एंड आई विश, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब हम राज्यसभा को देख लेते हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ। बेसिकली ये अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मानी जाती है, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस
राज्यसभा, ठीक है। इसको बोथ यहाँ पे देखो, टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा में कितने होते हैं 250, जिसमें 238 जो होते हैं वो इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है इनका, इनडायरेक्ट रूप में चुन के आते हैं, ठीक है। 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट होके आते हैं। अभी हमने देखा ना कि इनके अगेंस्ट में भी एंटी डिफेक्शन लग सकता है, अभी मैंने पढ़ा है। तो आप कमेंट में मुझे बताओगे कौन कौन से किस केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स के अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। एट प्रेजेंट की बात किया जाए तो हमारे पास 229 मेंबर्स हैं जो स्टेट से चुन के आए हैं, 4 मेंबर्स जो हैं वो यूटी से चुन के आए हैं, और 12 मेंबर्स जो हैं वो क्या हैं हमारे नॉमिनेटेड है। अच्छा, इलेक्टेड थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सारा हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिस्कशन किया था, ठीक है। बाकी इस पे बाकी आप अगर चाहते हो कि खास मैं स्पेशली इस पे वीडियो बना के लाऊं कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या एग्जैक्ट कैसे इसका तरीका क्या होता है, तो आप उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से आपके लिए एक शॉर्ट में वीडियो बता दूंगा, ठीक है। बाकी बेस्ड ऑन द, तो यहाँ पे जो मेंबर्स जो होते हैं, जो ऐसा समझो कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वहां से चुन के आते हैं थ्रू द इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वहां पे सिस्टम होता है। अच्छा, ये जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये कहाँ कहाँ पे और वैलिड है, तो ये कहाँ पे इनका मतलब कौन और कहाँ पे लोग इस प्रोसीजर के थ्रू चुन के आते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में हमने देखा था, इसके बारे में थोड़ा सा जाना था, वहां जाके देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पे रिटायर होते हैं और नए 1/3 मेंबर्स को चुना जाता है। अगर लोकसभा के मेंबर्स की बात की जाए, इनके टर्म की बात की जाए, तो 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, ठीक। इनका जो टोटल टर्म होता है वो 6 साल का होता है। 6 साल तक लोग राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो बने रहते हैं, लेकिन हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, मतलब नए मेंबर आ जाते हैं, री इलेक्शन हो जाता है। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो ये जो टर्म है 6 ईयर का, इसको कर्टेल भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक। क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या मेंशन करता है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा एंड 25 ईयर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के केस में मैंने बताया था ना, जब हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, तो 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा के केस में और 25 ईयर्स होनी चाहिए हमारे लोकसभा के केस में। ओथ्स एंड अफर्मेशन क्या है, विद होल्ड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड एजिलियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक प्रोविजन था जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के अकॉर्डिंग, ये रूल क्या कहता है, पहले था, इस रूल को 2003 में हटा दिया गया। पहले रूल क्या कहता था कि अगर आपको किसी भी स्टेट से राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको उस स्टेट में एज ए रजिस्टर्ड इलेक्टोरेट होना चाहिए, ठीक है, इलेक्टर होना चाहिए। बट इस रूल को 2003 में हटा दिया गया, ये अर्लियर रूल था। अभी क्या है, आप कहीं के भी मेंबर, कहीं किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप दूसरे स्टेट के भी राज्यसभा मेंबर बन सकते हो, दूसरे स्टेट से भी चुन करके भी राज्यसभा मेंबर बन सकते हो। अगर डिसक्वालिफिकेशन की बात की जाए तो देखो, कुछ डिसक्वालिफिकेशंस की जो क्राइटेरियाज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एंड कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन किए गए हैं। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो पर्सन है, जो लोकसभा राज्यसभा एमपी है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डिस्कशन पहले भी हुआ है, ये कोई टर्म कहीं डिफाइन नहीं है, बट ऐसी कोई पोस्ट ना हो जहां से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा हो गवर्नमेंट से, ठीक है। दूसरा, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, दिमाग ना खराब हो, है ना, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, इस तरह का कुछ ऐसी हरकतें ना करें ना, पागलपंथी वाली। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब काफ़ी सारा डेट ले रखा है, काफ़ी सारा कर्ज ले रखा है, और उनको कोर्ट ने इनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा हो, है ना, कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में कह दिया हो कि भाई, या बैंक से डिक्लेयर हो कि इस आदमी ये अपना कर्ज नहीं चुका पाए हैं, ये इंसॉल्वेंसी का केस इनके अगेंस्ट रन कर रहा है। सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, डिसक्वालीफाइड बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, कोई ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है
और उसके अकॉर्डिंग ये डिस्क्वालीफाई है। तो ये लॉ कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जिनके अकॉर्डिंग कोई पर्सन जो है वो राज्यसभा के मेंबर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सबसे पहले करप्ट हो, करप्ट इलेक्शन ऑफेंसेस, देखो करप्शन में पाए जाए हों या इलेक्शन ऑफेंसेस में ग्रसित पाए गए हों तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फेल टू लॉज एन इलेक्शन एक्सपेंस ऑन टाइम, ठीक है। दूसरा प्रोविजन क्या कहता है? फेल टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑन टाइम। इसका क्या मतलब है कि देखो जो भी इलेक्शन लड़ते हैं ना, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा है वो सबमिट करना होता है एक विद इन द टाइम। अगर उसके ये लेखा जोखा कोई भी कैंडिडेट नहीं सिलेक्शन कर पाता है, तो मतलब उसको नहीं दे पाता है टू द इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, उस केस में भी उनकी जो राज्यसभा की सीट है उससे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इंटरनेशनल इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स इन द, हाँ, इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और वर्क और सर्विस। अब गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सीधा साधा करप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हो आप। गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बैक हैंड से आप है कि भाई मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा, ये नॉर्मल है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं, है ना, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आपका एक समझो नेक्सस होता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द MP MLAs, है ना, और उस नेक्सस की वजह से फिर करप्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस केस में भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कंपनी, मिनिमम 25% गवर्नमेंट शेयर। देखो किसी भी ऐसी कंपनी में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना जिसमें गवर्नमेंट के 25% शेयर है। प्रोमोटिंग सोशल क्राइम्स लाइक अनटचेबिलिटी, ऐसा कुछ भी करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कन्विक्टेड फॉर 2 और मोर ईयर्स, इस केस में भी अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा आपको कन्विक्शन किया गया है, आपको सज़ा दी गई है, तो उस केस में भी आपको क्या किया जा सकता है? आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ अभी हमने पढ़ा, इसके बारे में जाना है ना। ये डिसाइडेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ ईच हाउस। जुडिशियल रिव्यू के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ही इज द ऑल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नोट, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट एट दैट टाइम इज नॉट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो या ही इज एब्सेंट फ्रॉम हिज सीट, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। इन दैट केस ही विल नॉट बी एक्टिंग एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। Also, at that time he gets salary of the president, not at that of the चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनको सैलरी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के होने की मिलती है, उनको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती है। ही इज द वाइस प्रेसिडेंट, सिंस ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उनको सैलरी भी जो मिलती है वो एज ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा मिलती है, ठीक है। और देखते हैं अगर, हाँ, कहाँ पे जो हमने अभी तक सारी चीज़ें राज्यसभा की जान ली, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो स्पीकर होते हैं वो चेयरपर्सन से ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं? स्पीकर कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, बट जो चेयरमैन होते हैं यानी राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है? डिसीजन ऑन द मनी बिल, ये मनी बिल क्या है? लोकसभा में इनिशिएट होती है, इस पे जो डिसीजन होते हैं ये लिया जाता है किसके द्वारा? बाय द स्पीकर। जॉइंट सिटिंग के बैटर में जो प्रिसाइडिंग होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो स्पीकर होते हैं, नॉट द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। स्पीकर कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट चेयरमैन कांट व्हेन रिमूवल प्रोसेस कंसिडरेशन। ओके, देखो रिमूवल का जब प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, जैसे सपोज चेयरपर्सन स्पीकर को रिमूव करना हो या चेयरपर्सन को, फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब मैंने समझा दिया था। कोई भी बिल जब पहली बार पारित होता है, ठीक है, उस केस में जो वोटिंग होती है, उस केस में जो पहले राउंड में जो वोटिंग होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज द, उसको फर्स्ट इंस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। स्पीकर का अगर रिमूवल प्रोसीजर चल रहा हो या राज्यसभा पर्सन का रिमूवल प्रोसीजर चल रहा हो, उस केस में फर्स्ट इंस्टेंस में आपके चेयरपर्सन जो है राज्यसभा के वो वोट नहीं कर पाएंगे, बट स्पीकर वोट कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंसेस थे। सिमिलैरिटी कहाँ है? पावर ऑफ कास्टिंग वोट, है ना, कास्ट इन केस ऑफ टाई दोनों के पास है वोट कास्ट करने की अथॉरिटी है। सैलरी फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
यहाँ पे राज्यसभा की जो राज्यसभा का जो अथॉरिटीज़ हैं उसको देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जहाँ पे राज्यसभा जो है और लोकसभा के बराबर स्टैंड करती है। पासेज ऑफ द ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं ये लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह इनिशिएट कर सकते हैं। पासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। पासेस ऑफ फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है सिंस ही इज द एक्स चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, तो उनके अगेंस्ट में जो मोशन होता है उनको रिमूव करने के लिए जो मोशन मूव किया जा सकता है वो सिर्फ राज्यसभा में मूव किया जाता है। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है राज्यसभा में, बट सेकेंड हाउस यानी लोकसभा में इसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ CGI, इस मैटर में दोनों जगह से रिकमेंडेशन आ सकती है फ्रॉम द राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। अप्रूवल ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। CGI, SC जज एंड CEC सैग, ये सारी सबके बारे में बात की गई है कि प्रेसिडेंट से अगर रिकमेंडेशन करनी है फॉर द रिमूवल ऑफ CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, SC जज, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कैग, इनके बारे में अगर रिकमेंडेशन करनी है तो ये इक्वल अथॉरिटी दी गई है टू राज्यसभा एंड लोकसभा। सिलेक्शन ऑफ PM, ही कैन बिलोंग टू एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो PM है वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, वो लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बट सिंस इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, सो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो तुम्हारा लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है। कंसिडरेशन ऑन द रिपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, ये भी दोनों के पास अथॉरिटीज हैं। एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा जो थी बराबर था। डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये हमने पढ़ा था, मतलब राज्यसभा लोकसभा में देखा था डिप्टी चेयरमैन होते हैं, यहाँ पे भी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक है कि आप देख लेते हैं कि पहले कंपेयर कर लेते हैं कि कौन कौन से मैटर्स हैं जहाँ पे लोकसभा की अथॉरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल एंड पासेज ऑफ फाइनेंशियल बिल टाइप 1, ठीक है। अभी हम लोग बजट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 के बारे में, बट विथ रिस्पेक्ट ऑफ द अदर बिल्स बोथ हैव द सेम पावर। राज्यसभा ओनली डिस्कस बजट बट कांट वोट ऑन डिमांड ऑन ग्रांट्स एक्सक्लूसिव फॉर द लोकसभा, ठीक है। ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो होते हैं इन पे सिर्फ लोकसभा में वोटिंग होती है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली इन लोकसभा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी को अगर डिसकंटिन्यू करना है तो इसके अगेंस्ट ये जो पैसेज है, ये जो मोशन है, ये सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली कैन बी पास्ड इन लोकसभा, ठीक। स्पेशल पावर की बात की जाए, किसकी स्पेशल पावर? राज्यसभा की। ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, राज्यसभा अगर चाहे तो स्पेशल मतलब बिल बना करके ये पार्लियामेंट को ये ऑथराइज कर सकती है कि वो किसी भी स्टेट के लॉ पे, स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज कैन बी अप्रूव्ड बाय राज्यसभा व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। अगर लोकसभा सेक्शन में नहीं है तो इमरजेंसी को जो अप्रूव करने की पावर है वो हमारे राज्यसभा के पास होती है, ठीक है। अब देखते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन जैसे वहाँ पे लोकसभा में भी हुआ करते थे डिप्टी चेयरमैन, वैसे यहाँ पे राज्यसभा में भी होते हैं। इलेक्टेड अमंग इट्स मेंबर्स, ये भी अपने मेंबर से चुन के आते हैं। वैकेट्स ऑफिस सेम एज द स्पीकर रिजाइंस टू चेयरमैन, ठीक है। जिस तरीके से आपके डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा रिजाइन करते हैं किसको? हमारे स्पीकर को, उसी तरह से ये वाइस प्रेसिडेंट को या चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा को अपना रिजाइग्नेशन दे करके अपने ऑफिस को वैकेट कर सकते हैं। नॉट सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन, ये सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस। पावर ऑफ कास्टिंग वोट, इनके पास भी वोट अपना दे सकते हैं ये। ऑर्डिनरी मेंबर व्हेन चेयरपर्सन प्रिसाइड, ठीक है। जब वाइस प्रेसिडेंट अपने या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जब प्रिसाइड कर रहे होते हैं हाउस को, तो वो एक ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं ऑफ राज्यसभा। पैनल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे लोकसभा में होते हैं वैसे यहाँ पे भी होता है कि चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, अपने ही मेंबर्स में से चुने जाते हैं। और जब यहाँ पे क्या होता है, जब वाइस चेयरपर्सन सबसे पहले प्रिसाइड कर रहे होते हैं, उनके एब्सेंस में हमारे कौन होते हैं? डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं। डिप्टी चेयरपर्सन के एब्सेंस में एनीवन अमंग द मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ लोकसभा और राज्यसभा क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट रहे, इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करना। अभी हम लोग द हिंदू का भी एनालिसिस डेली बेसिस पे लाने वाले हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़ना, हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे पीडीएफ तो डेली अवेलेबल हो जाती है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर खत्म होने के बाद मिल जाएगी। साथ साथ आप रिवीजन करते रहें, और जो बच्चे अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। आप काफ़ी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल होता है, तो आप सिंगल क्लासेस को ज़रूर जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आएँ। सारे जो जितने भी हमारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ाई करते रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, एंड स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।